जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस इशू पर आपको ज़हमत दी है वो बेसिकली आपके इल्म में है कि पिछले कई दिनों से हमारे कुछ हेडमास्टर्स हैं जिनको आमतौर पे IVA-HMs कहा जाता है, वो एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा उनका ये था या है कि उन्हें रेगुलराइज़ किया जाए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। कुछ अदालतों में केसेस हैं, उनके मुतल्लिक आपको बताना चाहूँगा और फिर सिंध हुकूमत का उस पर जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको आगाह करूँगा उससे। ये जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं और सिंध असम्बली के सामने कल से बैठे हैं, इनको एक वर्ल्ड बैंक फंडेड हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें 2017 में उसके तहत इनको अपॉइंट किया गया और बेसिकली कोशिश ये थी कि अच्छे हेडमास्टर्स डायरेक्टली अपॉइंट हों जो हमारे स्कूलों को बेहतर बनाएं और मेरिट पर अपॉइंट हों, थर्ड पार्टी स्क्रीनिंग हो और उनको फिर IBA सक्खर के ज़रिए टेस्ट लेकर उनको भर्ती किया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर वो भर्ती हुए। इनका अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था और 2017 में ही जब इनके अपॉइंटमेंट्स हो गए तो कुछ लोग जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो अपॉइंट नहीं हो सके, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर दी जिसका नंबर था 2839/2017। उसमें उनकी इस्तदा थी कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो गलत हुए हैं और कानून के मुताबिक नहीं हुए और जो उनको मुंतखब नहीं किया गया था वो ये समझते थे कि उन्हें मुंतखब होना चाहिए था, वो भर्ती होते। 2018 में सिंध हाई कोर्ट ने 21 मई 2018 सिंध हाई कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में एक हुक्मनामा जारी फरमाया जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये कहा कि वो इन अपॉइंट होने वाले तमाम टीचर्स के जो प्रोसेस था उसको स्क्रूटनाइज़ करें 2 महीने में और वो रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सामने जमा करवाएं। उसी ऑर्डर में सिंध हाई कोर्ट ने ये भी हुक्म किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक मशहूर फ़ैसला है जिसको अज़हर अली ख़ान बलोच केस के नाम से जाना जाता है, वो मारूफ फ़ैसला एक है कि उस फ़ैसले पर मनोअन अमल दरामद होना चाहिए। उस फ़ैसले में ये है कि 17 ग्रेड की जितनी भी पोस्ट हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फ़िल की जाएंगी। अच्छा, वो रिपोर्ट 2 महीने में तो जमा नहीं हो सकी, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगा और वो फिर रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में सबमिट हुई। लेकिन उस दौरान में तकरीबन, शायद मुझे एग्जैक्टली उसकी डेट याद नहीं है, ग़ालिबन कोई साल भर हुआ होगा इस बात को कि इन तमाम हेड मास्टर्स की रेगुलराइजेशन का केस सिंध कैबिनेट के सामने आया। तो चूँकि हाई कोर्ट का एक हुक्म मौजूद था जिसमें ये कहा गया था कि इन अपॉइंटमेंट्स की जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें असगर अली बलोच केस को सामने रखकर अमल दरामद इस पर किया जाए।
तो असगर अली ख़ान बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा 17 ग्रेड की अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैबिनेट ने इन तमाम हेडमास्टर की जो रेगुलराइजेशन थी उसको रेफ़र कर दिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ और पब्लिक सर्विस कमीशन से ये गुजारिश की कि इन तमाम हेडमास्टर्स को अपना जो उनका कानून है, जो रूल्स हैं, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक प्रोसेस करके इनको रेगुलराइज कर दें। अब ये वो काम था जो हमने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में किया, लेकिन इन्हीं हेडमास्टर्स में से कुछ अफराद सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चले गए और वहाँ उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब हम चूँकि वो IBA सक्खर के थ्रू एग्ज़ाम्स देकर आए हैं, लिहाजा दोबारा एग्ज़ाम्स हम क्यों दें, और उन्होंने वो जो अमल कमीशन ने शुरू किया था उसको रुकवा दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अमल था जिसके ज़रिए इनको रेगुलराइज होना था, वो इन्होंने ख़ुद हैदराबाद बेंच में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जिसका नंबर 160/2020 है, उसके ज़रिए इन्होंने इसको रुकवा दिया। अब वहाँ से भी ये रुक गए और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। एक केस कराची बेंच में था, एक केस हैदराबाद बेंच में था। इस दौरान में बीच में एक आध मरतबा इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहा, उसको बढ़ाते रहे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बेंच ने इसी अपने जो इनका केस था उसके नतीजे में, ऑर्डर के नतीजे में सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो एक प्रोसीडिंग्स थी वो भी शुरू कर दी। अब इस सूरत हाल में इनकी रेगुलराइजेशन जो है वो सिंध हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं थी। अल्टीमेटली एक ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच से ये भी आया कि ये तमाम की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गलत हुई हैं और इनको ख़त्म किया जाए, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ दिन रहता था। इसी दौरान में जो हैदराबाद बेंच के सामने केस इनका चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने जाकर ये प्ली ली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और सिंध हुकूमत हमें नौकरी से निकाल देगी। हैदराबाद बेंच ने ये ऑर्डर जारी किया ग़ालिबन फरवरी में, मेरा ख़्याल है 5 जनवरी में उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि सिंध हुकूमत इन तमाम हेडमास्टर्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी जारी रखी जाएं। अब ये बात ध्यान में रखें कि कराची बेंच सिंध हुकूमत को ये कह रहा है कि इनको नौकरी से निकाल दें और हैदराबाद बेंच हमें ये कह रहा है कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इनकी तनख्वाह भी जारी रखेंगे। हमने सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा, कराची बेंच ने, कि जो वैकेंसीज़ हेड मास्टर्स की खाली हैं उनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आप 2 महीने के अंदर अंदर फिल करवाइए। हालांकि मेरी ज़ाती राय थी कि 2 महीने में शायद ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म था, हमने कराची बेंच के उस हुक्म के तहत कि 2 महीने में पब्लिक सर्विस कमीशन 1500 के करीब जो हेड मास्टर्स की वैकेंसीज़ हैं उनको फ़िल करे, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ख़त लिखा कि जनाब अदालत के हुक्म के मुताबिक आप ये अमल शुरू करें और 2 महीने में इस अमल को मुकम्मल करें। लेकिन साथ साथ चूँकि हैदराबाद बेंच ने ये कहा था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हेड मास्टर्स हैं कोई कार्रवाई ना की जाए, इनकी तनख्वाह भी न रोकी जाए, तो हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट भी 6 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया ताकि हैदराबाद बेंच का जो हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें और जो कराची बेंच का हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें। हमने इन 1500 जो वैकेंसीज़ खाली थीं जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना काम शुरू किया, उसमें इन तमाम हेड मास्टर से भी गुजारिश की कि आप उसमें अप्लाई करें
ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए, जो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए, और आपकी जो नौकरियां हैं वो भी बच जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध हुकूमत इनको बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहती थी। हम ये समझते हैं कि ये 957 जो हेड मास्टर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन स्कूलों में इनको लगाया गया उन स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ स्कूल का माहौल बेहतर हुआ है, वहाँ बच्चों की तालीम बेहतर हुई है, और जो इनसे हमारी तवक्कुआत थी ये हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। लेकिन इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर अदालत का एक हुक्म आ जाता है तो हम आईनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालत के हुक्म पर अमल करें। अब इनके केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ इस तरह हुई कि सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच एक हुक्म जारी कर रहा है कि इनको निकाल दें, और सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई तो अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज़ रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं, और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूँकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखी और इनको निकाला भी नहीं। लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फ़ैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फ़ाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफ़र कर दिए, दोनों हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का ऑर्डर भी, और उनको ये कहा है कि वो ये फ़ैसला करें कि या कोई और बेंच बनाया जाए या कोई ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए, और उसके बाद कोई एक बेंच इसको सुने और फिर वो कोई फ़ैसला जारी करें तो हम उस पर अमल कर लेंगे। अब ये जो हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि बावजूद इस बात के, इस हकीकत के कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, बावजूद उस हकीकत के कि हम इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहते हैं, बावजूद इस हकीकत के ही हमारी ख्वाहिश है कि ये रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन अगर अदालतों में केसेस हों और अदालतों के फ़ैसलों की बिना पर सिंध हुकूमत कोई भी फ़ैसला करने पर पाबंदी हम पर आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम उनको रेगुलराइज़ करें बग़ैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। अगर वो ये चाहते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर ना हो और उसके बग़ैर भी रेगुलर हो जाएं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। तो मैं इन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा एसेट है, असासा है हमारा, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन या तो फिर ये अपनी लड़ाई अदालत में जाकर लड़ें और अदालत के सामने जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो रखें, जो फ़ैसला अदालत करेगी हम उसके पाबंद हैं। अदालत अगर ये फ़ैसला दे कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे बग़ैर रेगुलाइज कर दें, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम कर देंगे। अगर अदालत ये कहे कि इनको कुछ ना करें और इनको 1 दिन के अंदर आप पक्का कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, 1 दिन में पक्का कर देंगे। लेकिन अदालती फ़ैसलों की बिना पर हम कोई भी फ़ैसला करने से कासिर हैं। लिहाजा जो ये एहतजाज कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने स्कूलों में जाएं। इन्होंने जिन स्कूलों को अच्छा बनाया है, अब भी स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन ये तमाम हेड मास्टर्स यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और अपने स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि ये रेगुलर हो जाएं
हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते रहें। हम चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया, ये मज़ीद उसको बेहतर बनाएं। लेकिन ये एहतजाज यहाँ जो कर रहे हैं उसका हल हमारे पास नहीं है। इन्होंने ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ये कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई हुक्म जारी हो जाए तो हम उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। अगर मौजूद सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को सस्पेंड कर देता है, कोई और हुक्मनामा जारी कर देता है, हम उसके ऊपर अमल करने पे उसके पाबंद हो जाएंगे। अगर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट दोनों केसेस को इकट्ठा करके कोई एक हुक्म जारी कर देते हैं, हम उस पर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम अदालती केसेस की मौजूदगी में सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है, ना असम्बली के पास ये इख्तियार है। जो वो मुतालबे करते हैं कि हम कर दें, हम नहीं कर सकेंगे। मेरी गुजारिश है इन तमाम दोस्तों से जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपने वकला से मुशावरत करें। वो अपने वकला से जाकर पूछें कि क्या सिंध हुकूमत इस वक्त इन हालात में, जब मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस हैं, हम कोई फ़ैसला करने के पोजीशन में हैं कि नहीं है। तो मेरी आपके ज़रिए इनसे दरख्वास्त है, कल इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। मैंने कोशिश की, नासिर हुसैन शाह साहब भी मेरे साथ थे, कि कोशिश की कि इनको हम समझाएं कि हमारे पास इस वक्त ये इख्तियार नहीं है कि हम इनको कोई रिलीफ़ दे सकें और इनकी डिमांड्स को हम पूरा कर सकें। इन्होंने एक और बात कही कि जनाब जो कमीशन में इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको एक्सटेंड कर दें। मैंने उन्हें बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है वो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का जो हुक्म है उसके तहत कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर ये 1500 वैकेंसीज जो हैं आप फिल कीजिए। मेरे पास, सेक्रेटरी के पास, चीफ़ सेक्रेटरी के पास, चीफ़ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम सिंध हाई कोर्ट की उस 2 महीने की दी हुई मियाद को आगे बढ़ा सकें। तो हम पाबंद हैं अदालती फ़ैसलों की बिना पर, लिहाजा जो डिमांड्स की जा रही हैं हम उसको पूरा नहीं कर सकते। सईद साहब, और ये बताइए, जब आप वज़ीर बल्दियात थे, अदालत ने हुक्म जारी किया था कि तमाम घरों को विंडोज़ कर दिया जाए, लेकिन अदालत के इस फैसले के खिलाफ आप डट गए थे। आपने कहा था कि अदालत ने जो चाहे मुझे सज़ा दे, मैं किसी का घर नहीं गिराऊँगा। अब आप इस मामले पर अदालत के अहकाम को आड़े ला रहे हैं, क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? और तकरीबन 13,000 तक स्कूल जो बंद थे या बिल्कुल उसके जो अखराजात हुए हैं मत में, उनको रिकवर करने का क्या प्लान है? पहले इसी पे रहते हैं, ये बंद करने वाली बात तो एक अलग डिबेट है। देखें, जो आप पिछली बात कर रहे हैं उसमें टीवी चैनल्स पर एक ख़बर चली कि 500 बिल्डिंगें गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी फरमाया है। मुझे नहीं पता था कि रिटन ऑर्डर ऐसा कोई है कि नहीं है। मैंने मीडिया टॉक की, मुझसे सवाल पूछा गया और मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम लोगों की छतें उनसे छीन लें, घर उनके तोड़ दें, मैंने ये नहीं कहा कि अदालती फ़ैसला मानने का मैं पाबंद नहीं हूँ। मैंने कहा था कि आइनी तौर पर हम इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालती फ़ैसलों को मानें, चाहे वो हमें पसंद हों चाहे हमें पसंद ना हो। मैंने ये कहा था कि अगर मुझे ये कहा जाएगा कि ये घर तोड़ दो तो मैं अपनी वजारत छोड़ने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं कोई ऐसा हुक्म जारी करूँ कि उनके घर टूट जाए। इस केस में 2 मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसले हैं। हमने अभी तक इनको नौकरी से नहीं निकाला, हमने अभी तक इनकी तनख्वाहें बंद नहीं की, इसलिए कि एक हुक्म मौजूद है। लेकिन नौकरी से निकालने की तो बात ही नहीं हो रही। हम तो ये कह रहे हैं कि अदालत ने ये कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये जो हेड मास्टर है उनको भर्ती किया जाए। हमने इनको मौका दिया कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाकर रेगुलर हो जाएं, लेकिन पहले इन्होंने ख़ुद स्टे लिया और अब ये दोबारा उस पर एहतजाज पे आ गए हैं। तो जो रास्ता इनके पास मौजूद है ये उसको इख्तियार नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन इनको एडवाइस कर रहा है, लेकिन मेरी राय में जो भी इनको ये मशवरा दे रहा है वो इनका हमदर्द नहीं है, इनको गलत रास्ते पर। आजकल जो पब्लिक सर्विस कमीशन पेश है उसमें निगरानी IPS से करवा रहा है, पुलिस रोज जिस तरह के से, तो एक ही कोर्ट के लिए 2 बार पेश देना आप समझते हैं ये जायज़ है कि आप एक ही बंदों को कहें कि आप IB में, मिसाल के तौर पर कमीशन में अगर उनके 10 लोग पास रह जाते हैं उसका क्या होगा? उसके बाद आपके पास क्या हाल है कि उनको निकाल देंगे? अगर ये
देखिए, पहली बात तो ये है कि अजम्पशंस पर जो सवाल है मैं उसका तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि एक ही शख्स से 2 मरतबा क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और दूसरा IBS सक्खर जो क्रेडिबल इदारा है, जब वहाँ से कोई शख्स एग्ज़ाम पास करके भर्ती हो गया तो उसको हम क्यों कह रहे हैं कि दोबारा कर। हमने नहीं कहा है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने नहीं कहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 21 मई 2018 को जो हुक्म जारी फरमाया उसमें उन्होंने कहा कि अज़हर अली ख़ान बलोच केस जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उस पर आप अमल करवाइए। उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये है कि 17 ग्रेड की जो भी नौकरियां हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाएंगी। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी कहीं मुमकिन है जब 2017 में ये प्रोसेस हुआ हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ किसी तरह से हो गई, अदालत में केस आ गया, अदालत का फ़ैसला आ गया। अब मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि हम समझते हैं कि ये अच्छे टीचर्स हैं, काबिल टीचर्स हैं, अच्छे हेड मास्टर्स हैं, हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन अगर अदालती फ़ैसले कुछ हों जो हमें कुछ इक़दाम करने के पाबंद बनाते हों तो हम उन फ़ैसलों को वायलेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें उस फैसले पर अमल करना। ये बता दें कि इस्तीफ़ों के हवाले से सियासी पंडित, पहले इस पर ज़रा कोई अगर सवाल है मैं ले लूँ, फिर अब मैं करता हूँ। मेरा ये सवाल है, मैं आता हूँ आपके साथ। जी, कि आपके पॉलिटिकल सवाल एक सेकंड। आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है, आपने इसको ड्यूअल चार्ज दे दिए। मेरी ये दुआ है कि आप तीसरा भी चार्ज दे दें, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देख लें। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो किताबें हैं वो इस वक्त पूरे सिंध में बेची जा रही हैं। इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज है दादू के मनुमल खगेजो, उन्होंने केन शाह का एक स्कूल है बहरान स्कूल, वहाँ पर छापा मारा जहाँ पर सरकारी किताबें प्राइवेट स्कूल में बेची जा रही हैं, जिस पे उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को हिदायत जारी की। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने केन शाह के 4 जो उस्ताद हैं उनको मुअत्तल कर दिया। तो सर जहाँ जहाँ आपको पता चल रहा है कि सरकारी बेची जा रही है तो सारे देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि जहाँ से शिकायत आई थी वहाँ हमने कार्रवाई की। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कोई 2, 4, 5 किताबें तो छापता नहीं है, लाखों की तादाद में किताबें छपती हैं और सिंध के हर सरकारी स्कूल में मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि मैं खुद या सेक्रेटरी खुद या हमारा कोई ऑफिसर जो कराची बैठा हो या हैदराबाद बैठा हो वो अपने हाथों से एक एक किताब उठा के ले जाएगा और एक एक बच्चे के घर पे पहुंचाएगा, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो किताबें तकसीम होती हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम के अंदर कोई शख्स जिसके इम्कानात होते हैं कि वो ये हरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि या आप ये कह दें कि जी हमारी इसमें कोई कमज़ोरी है, तो ये गलत बात है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं और हमने बैठकर इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मशावरत की है कि हम किस तरह इस अमल को ट्रांसपेरेंट बनाएं, यकीनी बनाएं कि ये किताबें सूबा सिंध के हर कोने कोने में, गांव में, देहात में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में अगर भी हमारे कोई स्कूल हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो जिन जिन की ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उनको ज़िम्मेदार बना रहे हैं। पहले मेरे इल्म में ये बात आई कि जिन लोगों का ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो किताब हमारे वहाँ से उठाएँ और स्कूलों में पहुँचाएँ, उनको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं दिए जाते थे। ये बात हमने कही है कि हम उनको वो अखराजात भी दें ताकि कोई ये ना कहे कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं पहुंचा सका। तो हम वो कॉस्ट भी बेयर करने को तैयार हैं ताकि किसी के ऊपर इजाफी अखराजात न हो। तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस अमल के अंदर फ्लॉज रहते हैं और ये चीज़ें शिकायतें आती रहती हैं, हम कार्रवाई करते रहते हैं। आपने बताया कि पहले जो है उन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़र में नहीं रखा और अपॉइंटमेंट की गई। अब जो हो चुका, अब दोबारा हम उसी प्रोसेस को दोबारा लेने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल हो। लेकिन ये है कि जिस वक्त उन्होंने नज़रअंदाज किया उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की यही सरकार थी, आपके ही लोग थे, ब्यूरोक्रेट भी वही मौजूद थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखें, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने रूल्स हैं उनमें भी गुंजाइश है और सिंध हुकूमत के कवानीन में भी ये गुंजाइश है कि जो ऑफिसर्स 17 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए जाते हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जाना ज़रूरी नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी फरमाया है कि हम इनको जो अज़हर अली ख़ान बलोच केस है वो इनके ऊपर
लेकर आएँ, उसके थ्रू उनको करें तो हम उसके पाबंद हो जाते हैं। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि पब्लिक सर्विस कमीशन जाएं, लेकिन चूँकि इस केस में अदालती फ़ैसला है इसलिए हम उसके पाबंद हैं। और जब ये रेगुलाइजेशन की बात करते हैं तो इसलिए हमने पहले भी उनको भेजा था, वो नहीं गए, उन्होंने स्टे ले लिया। अब दोबारा भी हमने प्रोसेस शुरू किया और इनमें से कुछ लोग उसका हिस्सा बने, कुछ लोग नहीं बने। एक मिनट, खासतौर पर स्कूल में फर्नीचर का मामला है, वो क्या है? उस साथ एजुकेशन के जी साहब को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तलबा को बैठने के लिए डेस्क बेंचे नहीं है। ये मामला जहाँ मेहताब के दौर से चलता हुआ आ रहा है, सरदार शाह बाजार से हाथ धो बेचे कमिश्नर मामला साहब ने क्या था, ये फर्नीचर की खरीदारी होगी कब? देखें, उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूं, आज भी हमने किया है, लेकिन उसके अंदर भी जो एक अमल शुरू हुआ था और मैं समझता हूं कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया, लेकिन कुछ लोग अदालत में चले गए और हाई कोर्ट ने उस पूरे प्रोसेस पर स्टे कर दिया। अब अगर कोई चीज़ अदालत में चली जाए तो हम फिर मैं कह रहा हूँ कि अदालती फ़ैसलों के पाबंद हो जाते हैं, इसलिए इस पूरे अमल में ताख़ीर हुई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि फ़र्नीचर की किल्लत है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम स्कूलों में बच्चों को फ़र्नीचर फराहम कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल जहाँ अदालती फ़ैसले हों, मुकदमात हों, वहाँ हमें थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ता है। एक मिनट, एजुकेशन पे करें। ये जो भर्तियाँ हैं ये मामला अदालत में भी है, लेकिन हमने देखा कि तारीख की जो बदतरीन जिसमें भर्तियाँ हुई थी मदर के जो कि सेक्रेटरी तालीम खुद भी मानते रहे कि गैर कानूनी थी, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो सिंटेक्स बोर्ड की बात थी, उसका जो सेक्रेटरी है वो एक कॉलेज का टीचर है, कोई मामला अदालत में नहीं है, कोई कुछ नहीं है सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना है आपने वहाँ पर ताकि मतलब काम सही रूटीन के मुताबिक हो और वो अपने कॉलेज में जाए, लेकिन 15-20 साल से वो शख्स जो है सेक्रेटरी बन के बैठा है। देखिए, अब मैं एक तो आपसे अर्ज़ करूँ कि जो ऑफिसर्स को लगाना होता है या किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो ज़रूरत होती है तो हम लगाते हैं, और जिस पोस्ट पे वो लगे हैं वो नॉन कैडर पोस्ट है, वो लग सकते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, हमारे पास में आपको एक और मिसाल देता हूँ। अभी जो बात हुई कि ओपीएस पे, और शायद कल हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ओपीएस और एडवांस जो एडिशनल चार्ज ना दिया जाए। हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जितनी पोस्टें हैं हमारे पास उतने लोग नहीं हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम एडिशनल चार्ज दें या किसी को ओपीएस पे लगाएं। एडिशनल चार्ज में नॉर्मली मैं थोड़ा सा रिलेक्टेड इसलिए होता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास हैदराबाद में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको नवाब शाह का भी चार्ज दें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ट्रेवल करे और चला जाए। तो तरजीह हमारी ये होती है कि अगर कहीं पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट खाली है और हमारे पास कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ कोई आदमी हो जो पोस्टेड हो तो उसको चार्ज दे दें, ओपीएस पे लगा दें, ताकि वो काम चलाता रहे। हमारे पास 20 ग्रेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो उतने नहीं हैं जितनी पोस्टें हैं। हमारी मजबूरी, हम ना चाहते हुए भी 19 ग्रेड के किसी शख्स को वो चार्ज देते हैं या फिर हमें किसी को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और जो वैसे बताई जाती चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज में चलाएं, हम प्रमोशंस लोगों के रेगुलर करें ताकि ऑफिसर्स हमें उस ग्रेड के मिल जाएं जिनकी ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल प्रमोशन हम तेज़ी से कर भी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कमी होती है तो मजबूरी में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। भाई ये बता दें, थोड़ी सियासी बात भी हो जाए, क्योंकि कल से लोग परेशान हैं। बड़ी आप लोगों ने उम्मीदें दिखाई दी पीडीएम ने कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाएगी, महंगाई की मारी अवाम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी कल के इजलास पे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि जो बाकी 10 जमातें हैं उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, और इतना बड़ा फैसला आज तक आपकी डिक्टेशन पे पूरी पीडीएम की जमातें अमल करती रही, लेकिन जब उनकी बारी आई, आपके अमल करने की बारी आई, तो आप लोग पीछे हट गए। इस तरह क्यों किया भाई उनके साथ? इसी से रिलेटेड है सर, इसी से रिलेटेड है। ये शुरू से कहते थे सियासी पंडित के पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये दावा करती रही, इस्तीफे भी तलब करती रही। तो ये क्या दोहरा मयार है पीपल्स पार्टी का? जब वक्त आता है तो पीछे हट जाती है, क्या मसला है? देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो बातें या जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, मैंने तो किसी पीडीएम की जमात के रहनुमा की ज़बानी बातें नहीं सुनी। बहरहाल आपने सुनी होगी, हो सकता है कि मैं आपसे इसको देखें, जो एक्शन प्लान पीडीएम ने जारी किया था
जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, और जिसमें पीडीएम कायम हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें ये भी लिखा है कि बवक्त ज़रूरत इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। उसमें जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, मुजाहरे भी हैं, नो कॉन्फिडेंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल से भी जो बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े बिल्कुल भी नहीं देंगे। राय पे इख्तलाफ हो सकता है, जो तरीक़ेकार है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, और हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, हर इजलास में वो मौक़िफ़ सामने रखा जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी मौजूद था, वहाँ पर भी बड़ी तफसील से बात हुई, और उस वक्त तक बाई इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं हुए थे। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये बात जहन में रखी जाए कि इस्तीफ़ा हमारी इस एहतजाजी तहरीक का सबसे मौसर और सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। उससे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को सख्त टफ़ टाइम देने के जो भी इक़दाम हो सकते हैं हमें उठाने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम ने हिस्सा लिया तो उससे हुकूमत की असल जो मकबूलियत है आवाम में वो सामने आई, और पीटीआई बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई। जहाँ जहाँ पीटीआई ने ज़बरदस्ती इंतखाबात जीतने की कोशिश की, वहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई, वो बेनकाब हुए। कुछ लोगों का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ना लें, अगर हम हिस्सा ना लेते तो आज सेनेट के अंदर पीटीआई की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत होती, और वो जो चाहते, जिस तरह चाहते, कानून बनाना चाहते, आइनी तरामीम करना चाहते, वो आसानी से शायद मैनेज कर लेते सेनेट से। तो पीपल्स पार्टी ने जो जो तजावीज़ रखी पीडीएम के सामने, और अगर पीडीएम की जमातों ने उस पर अमल किया तो उसका फ़ायदा अपोजिशन की जमातों को हुआ, पीडीएम को हुआ, और उससे हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा। कल भी अगर जो इजलास हुआ उसमें मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई गलत था। अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाज़े मौक़िफ़ ये है कि हमें फ़ौरी तौर पर इस स्टेज पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, तो अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े देने चाहिए, तो हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना होगा, और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें ये बात करनी होगी कि क्या इस्तीफ़े हमें फ़ौरी देने चाहिए या उसका कोई और वक्त हम मुतय्यन करें। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, देखें ये बात मैं आपको इसलिए भी यकीन से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ, और एक कमेटी लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए बनाई गई, मैं उसका रुकन भी हूँ। इस वक्त सूबा सिंध में जितनी तैयारी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी कर रही थी कि हमारी बिल्कुल तंजीम की निचली सतह पर जाकर पूरे सूबे में तैयारियाँ हो रही हैं, जिसका आपको भी इल्म होगा, वो तैयारियाँ आपके भी इल्म में आ रही होंगी। तो हमने तो किसी और जमात की इतनी तैयारियाँ नहीं देखी। तो क्या मैं ये कहूँ कि बाकी जमातें जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती थी या लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं थी? तो पीपल्स पार्टी अपनी सिंसेरिटी जो है वो तो दिखा रही थी। मैंने ख़ुद भी ये कहा, और हमारी पार्टी का ये वाज़े ऐलान आया कि जनाब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी हर साल हम यौम शहादत के मौके पर लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में मनाते हैं, इस मरतबा 4 अप्रैल हम इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जहाँ भी लॉन्ग मार्च का इज्तिमा होगा वहाँ मनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो ये कह रही थी कि 26 मार्च को हम जाएंगे और 4 अप्रैल की बरसी भी वहाँ मनाएंगे, और शायद उसके बाद हमें मज़ीद कितने दिन यहाँ स्टे करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है। हमने जो एक्शन प्लान पीडीएम का था, हमने पहले भी उस पर अमल किया, हम आइंदा भी उस पर अमल करेंगे। और जो लोग इस वक्त बगलें बजा रहे हैं कि पीडीएम शायद ख़त्म हो गई, पीडीएम टूट गई, वो हर मीटिंग के बाद ये कहते थे। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है जमातों का,
लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम कायम है और इंशाल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी और जो भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा वो हम पीडीएम के सरबराही अगले इजलास में रखेंगे और मिलकर हम आगे चलेंगे। अच्छा सॉरी, टेंट लगवा दूँगा। सवाल ये है कि 2008 में जब पाकिस्तान पार्टी हुकूमत बनी थी तो वाटर बोर्ड में KMC में हज़ारों लोग थे और आपके लोगों ने उस दौर के मिनिस्टर में प्रेस कानून से आगे भर्ती आए, गैर कानूनी निकाल आए, नोट पे निकाले, तो पॉलिटिकली प्रेशर पड़ा या आपने लोग की वसल आपने उनको पक्का कर दिया। गाँव के लोगों से हेल्थ वर्कर आए, टीचर आए, क्लर्क आए, कराची में आप लोग उनको डंडे मारो, उनको कोई अहमियत न दो, उनको एहतियात करके उनको मुतालबा करो, वोटर के साथ आपका ये दर्शन वाला सलूक क्यों है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा किसी के साथ कोई तासुब होता है। मुलाजमीन के हवाले से पीपल्स पार्टी हमेशा हमदर्द रही है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जितने भी मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज़ करें, उनके जितने हुकूक हैं उनको हम दें। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात आपने की, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वो भर्ती हुई, पीपल्स पार्टी ने उनको रेगुलराइज़ किया और कोई हुकूमत नहीं थी जिन्होंने उनको रेगुलाइज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो मैंने बात की है, जितनी बात की है, मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा कि हम हेड मास्टर्स को नौकरियों से निकालना चाहते हैं। मैंने जो कानूनी और अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो आपसे शेयर की है और अगर तो ये अदालती फ़ैसले नहीं होते, सिंध हुकूमत के लिए कोई मजबूरी ना होती तो शायद हम इन्हें 1 मिनट नहीं लगाते, हम इनको रेगुलाइज़ कर देते। तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी हमदर्द रही और रहेगी। तो कर चुका है मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एहतजाज करने वाले सिटी असेंबली में नौकरियाँ छोड़कर घर चले जाएं, आप उन्हें नौकरियों से निकालोगे या आराम से घर बैठ जाए? ऑप्शन क्या है? नहीं, जो टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स, नहीं, हम तो निकालना नहीं चाहते हैं उनको। मैं तो आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदालत ने रेगुलराइज़ करने का एक तरीक़ेकार बताया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस तरीक़ेकार के मुताबिक ये रेगुलराइज़ हो जाएं। अब अगर ये कहते हैं जी हमने उस पर नहीं चलना, तो उसका रास्ता ये कि वो अदालत में ही जाएँ और गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल नहीं करती, फैसले को ख़त्म नहीं करती, कोई हुक्मनामा जारी नहीं करती, तब तक हम सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के पाबंद हैं। एक बेंच ने कहा कि जी इनको पब्लिक सर्विस कमीशन भेजो, हमने भेज दिया। एक बेंच ने कहा कि इनको तनख्वाहें तो इनके खिलाफ कार्रवाई न करो, हमने तनख्वाह भी जारी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम सिंध हुकूमत कर सकती है हमने किया है। थैंक यू। सईद साहब, कल मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में छोड़ के चले गए और आज सुबह शाहिद खतन अब्बासी का ट्वीट आया कि हमारी सियासी राहें जुदा हो गई। मौलाना भी कहे शाहिद खतन अब्बासी ने मिलान कर दिया, आपको पीपल्स पार्टी का अगला लाइव क्या हुआ? देखिए, मुझे नहीं पता ये ट्वीट जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट उनका अपना है भी कि नहीं है, ज़रा सा आप इस बात की भी तस्दीक कर लें। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि हमें ये कहना चाहिए कि राहें जुदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे साथ। पीडीएम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे फ़ैसले किए हैं, ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हुई है और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि मिलकर हम ऐसे इक़दाम करें जिससे इस हुकूमत से हम इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ा सकें।